हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस डीटेक स्कूल चैनल में स्वागत है। ये वीडियो मेरे डेटाबेस कॉन्सेप्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हमने अपने पार्ट 1 वाले वीडियो में डेटाबेस क्या होता है, कौन कौन से अप्रोच है डेटा को स्टोर कराने के, जिसमें हमने मैनुअल अप्रोच, फाइल सिस्टम अप्रोच और हर एक अप्रोच के क्या बेनिफिट्स थे, क्या लिमिटेशंस थे, वो सारी चीजें हमने पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके थे। उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो भी फाइल सिस्टम अप्रोच के जितने भी लिमिटेशंस थे, उस लिमिटेशंस पे ऑलरेडी मार्केट में कुछ कंपनीज हैं लाइक ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने उस पर काम किया हुआ है और उन्होंने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स को लॉन्च किया हुआ है मार्केट में, जिसका यूज करके हम अपने डेटा को उनकी सिस्टम में, उनकी डेटाबेस में हम अपने डेटा को रख सकते हैं। उसके एवज में हमें उनको थोड़ा बहुत रेंट पे करना पड़ेगा। तो यहां तक हम अपने पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे। सो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमें अपने स्कूल के डेटा को मेंटेन करने के लिए डेटाबेस को क्या खुद ही मेंटेन करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, या मार्केट से किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करना चाहिए और उन्हें थोड़ा बहुत रेंट पे कर देना चाहिए। सो अगर हम अपने फर्स्ट अप्रोच से जाते हैं, खुद ही हम डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पहला प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा कॉस्ट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हमें वो मेथड हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली क्यों पड़ता है? क्योंकि हमें अलग से एक डेवलपर चाहिए होगा जो हमारे लिए पीस ऑफ कोड लिखेगा और उसके साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस का जो सरदर्द होगा वो हमारे ऊपर ही रहेगा, राइट। एक तो प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम नंबर सेकंड आपका ये है कि हम अपने रास्ते से भटक चुके होंगे। रास्ते से क्यों भटक चुके होंगे? क्योंकि हम तो मार्केट में अपने स्कूल को मैनेज करने के लिए आए थे, बट समहाउ हम क्या करने लगे, हम अपने डेटाबेस को मैनेज करने में लग गए। तो इससे क्या होगा, ना तो हम अपने स्कूल को सही से मैनेज कर पाएंगे, ना ही हम अपने डेटाबेस को सही से मैनेज कर पाएंगे। इसका मतलब कि हमें जो भी मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से किसी एक को हमें यूज करना चाहिए और जो भी थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस बन रहे हैं उनको हमें देना चाहिए। सो ये आई थिंक बेटर अप्रोच है। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, की कॉन्सेप्ट इन डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करके अपने डेटा को इफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ की टर्म्स, की कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अपने की टर्म्स को समझने के पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट इन डीबीएमएस। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले की कॉन्सेप्ट से, डेटाबेस स्कीमा। सो डेटाबेस स्कीमा इज नथिंग बट डिजाइन और स्केलेटन ऑफ अ डेटाबेस। सो जो डेटाबेस का जो डिजाइन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। डेटाबेस के स्ट्रक्चर बोले तो क्या आपका टेबल नेम होने वाला है, क्या कॉलम के नेम होने वाले हैं, या कौन कौन से आपने कॉन्स्टेंट्स डेटा के ऊपर लगाए हुए हैं, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस आपने डेटा के ऊपर लगाए हुए हैं, क्या क्या टेबल के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में आती हैं, जिसे हम डेटाबेस स्कीमा कहते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम घर बनवाने जाते हैं अगर, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम उसका डिजाइन बनाते हैं पहले, कि घर देखने में कैसा लगेगा, कितने रूम होंगे, हर एक रूम का क्या पोजीशन होगा, कौन सा रूम किस रूम से लिंक्ड होगा। तो ये सारा हम जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं पहले डिजाइन में डिफाइन करते हैं, करेक्ट। तो सिमिलरली आपका डेटाबेस बनाने के पहले हमें सबसे पहले डेटाबेस का डिजाइन बनाना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्कीमा। ये डेटाबेस स्कीमा समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं लिख भी देता हूं ऐसे यहां पे कि इज नथिंग बट डिजाइन ऑफ डेटाबेस। ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट पे, डेटा कॉन्स्टेंट्स। सो यहां पे कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। सो कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपने डेटा पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, उसे ही हम डेटा कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं तो अगर आप गार्जियन की इंफॉर्मेशंस को अगर आप मैनेज कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि यार जो गार्जियन का फोन नंबर होना चाहिए वो निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि किसी गार्जियन का नंबर -11345121, ये आपका किसी गार्जियन का नंबर है, तो आप बोलोगे यार ये तो इनवैलिड नंबर है, राइट।
सो इस टाइप का गलत इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में हम ना स्टोर करें। इसके कारण हम क्या चाहते हैं, जब भी हम अपने डेटाबेस को डिफाइन करें उस टाइम पे हम अपने कुछ फील्ड्स पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। रिस्ट्रिक्शंस बोले तो कि फॉर एग्जांपल गार्जियन का जो फोन नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, और वो 10 डिजिट का ही नंबर होगा। तो इस टाइप का हम क्या लगा सकते हैं, डेटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटा कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड की कॉन्सेप्ट पे, मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। सो मेटा डेटा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेटा डेटा इज नथिंग बट डेटा अबाउट द डेटा। ओके, सो जो भी हम डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसमें आपका जो भी डेटाबेस का जो भी स्कीमा होता है, जो भी डेटा का कॉन्स्टेंट्स होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस कैटलॉग या डिक्शनरी में स्टोर करता है हमारा डीबीएमएस, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट, डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस इंस्टेंस में इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ओके, सो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपका डेटाबेस का स्टेट होता है, जो भी डेटाबेस का आपका स्नैपशॉट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस इंस्टेंस बोलते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। स्नैपशॉट बोले तो जो भी आपका डेटाबेस है उसका आप एक फोटो ले लो, फोटो क्लिक कर लो, जिसको आप क्या बोलोगे, डेटाबेस का एक इंस्टेंस है। बात समझ में आई? सो अब नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्वेरी। क्या देख लेते हैं, क्वेरी। सो क्वेरी मीन्स, क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट टू अ डेटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन अ डिजायर्ड वे। ओके, सो अगर हमें डेटाबेस से अपने हिसाब से अगर इंफॉर्मेशन को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता है डेटाबेस को, जिसे हम क्वेरी बोलते हैं, राइट। अगर मैं अपने पिछला वाला वीडियो में जो हमने ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन भी किया था, तो इसमें आप देखोगे कि डेटाबेस जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है और उसके ऊपर जो भी हमारी थर्ड पार्टी है, जो ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज है जिन्होंने अपना खुद का सॉफ्टवेयर लिखा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उस पे हम क्या करते हैं, हम जो यूजर्स हैं वो एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हमें इस टाइप का आउटपुट दे दो, इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस से निकाल के दे दो, और वो हमारा डीबीएमएस उस टाइप की इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता है। तो ये जो हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेरी। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट, डेटा मैनिपुलेशन। क्या देखते हैं, डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन में, मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा को मैनिपुलेट करना, बोले तो डेटा को मॉडिफाई करना डेटाबेस से। सो डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए 3 ऑपरेशंस दिए गए हैं। पहला है आपका इंसर्ट ऑपरेशंस, ताकि जो भी न्यू आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको डेटाबेस में इंसर्ट करना है तो वो आप इंसर्ट ऑपरेशंस के थ्रू कर सकते हैं। अगर जो भी आपके एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में, उसको अगर डिलीट करना है तो उसके लिए आपको डिलीट ऑपरेशंस का यूज करना पड़ेगा। और किसी भी अगर फील्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं डेटाबेस में, तो उसके लिए आप अपडेट ऑपरेशंस का यूज करेंगे। बात समझ में आई? तो ये जो तीनों ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का यूज करके हम डेटा को अपडेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसे ही हम डेटा मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब अपना नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, डेटाबेस इंजन। सो डेटाबेस इंजन जो होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक कंपोनेंट होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए, और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस से। ठीक है, तो हमें अब सारी चीजें समझ में आ गई, सारा की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में सबसे पहले हम डेटा मॉडल समझ लेते हैं। सो डेटा मॉडल बेसिकली आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, लाइक आपका डेटा कैसे डिफाइन करना है, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करना है, आपका डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाला है, क्या कांस्टेंट आप डेटा के ऊपर लगाने वाले हो, ये सारी चीजें बेसिकली डेटा मॉडल के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डेटा मॉडल कितने टाइप के होते हैं। तो मार्केट में डेटा मॉडल बहुत सारे टाइप के हैं, जिसमें से पहला डेटा मॉडल है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल, और आपके लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में रिलेशनल डेटा मॉडल ही है। ओके, कुछ और टाइप भी हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, डॉक्यूमेंट मॉडल, हायरार्की डेटा मॉडल। ओके,
बट आपके सिलेबस में क्या है, ये पहला वाला डेटा मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल। और हर एक डेटा मॉडल के बेसिस पे मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं। ओके, सो बेसिकली हमारा फोकस किस पे होगा, रिलेशनल डेटा मॉडल और उससे रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे होगा। ठीक है, सो रिलेशनल डेटा मॉडल में जो भी आपका डेटा होता है उसको हम टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं। किस फॉर्मेट में रखते हैं, टेबल के फॉर्मेट में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रिलेशनल। सो रिलेशनल डेटा मॉडल में हम जो टेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है जिसमें हम स्टूडेंट की अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन को रिलेशनल डेटा मॉडल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे गार्जियन की इंफॉर्मेशन हमने एक टेबल में रख ली, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमने एक टेबल में रख ली, और सिमिलरली अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन हमने दूसरे टेबल में रख ली। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे टेबल में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब ही होता है कि यहां पे जो डेटा हम स्टोर करने वाले हैं वो टेबल फॉर्मेट में करने वाले हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी इन रिलेशनल डेटा मॉडल। सो ये जो पॉइंट होने वाला है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है रिलेशन। सो जैसे मैंने बता दिया कि रिलेशनल डेटा मॉडल में रिलेशन का मतलब होता है टेबल। क्या होता है, टेबल। तो अब जब भी हम टेबल बोले या रिलेशन बोले, इसका मतलब दोनों एक ही चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बोले तो कॉलम, एट्रीब्यूट बोले तो कॉलम। सो जो टेबल में जो कॉलम होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर। जो थर्ड टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है टपल। क्या होती है, टपल। टपल बोले तो जो भी आपका टेबल के अंदर जो भी रो होता है उसे ही हम टपल बोलते हैं, उसे ही हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो अब हम रिलेशनल डेटा मॉडल में जब भी हम टपल की बात करेंगे इसका मतलब हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं या रो की बात कर रहे हैं। तो रो, टपल, रिकॉर्ड, ये तीनों हम क्या बोलते हैं, तीनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, डोमेन। सो हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल में कोई भी टेबल में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कॉलम होते हैं, उसका जो डोमेन होता है वो बेसिकली ये दिखाता है कि क्या सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है उस कॉलम की। ओके, और डोमेन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस टेबल में मैं बात करूं तो जो गार्जियन के लिए जो GUID हम स्टोर कर रहे हैं, गार्जियन की जो ID यूज कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। सो ऑल इंटीजर वैल्यूज। सो हम बोल सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो है आपका डोमेन है, या बोले तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, डिग्री। यहां से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं इसलिए मैं इसको लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है आपकी, डिग्री। डिग्री बोले तो किसी भी टेबल की जो डिग्री होती है उस टेबल में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बोले तो नंबर ऑफ कॉलम उस टेबल में कितने हैं, वो उस टेबल की डिग्री को दिखाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ये टेबल है आपका, तो इस टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2 3 4। सो इस टेबल की डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 4। इस टेबल की डिग्री क्या हो गई, 4। सिमिलरली आपका आता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, कार्डिनलिटी। क्या होता है, कार्डिनलिटी। सो नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। सो जो भी आपका टेबल है, रिलेशन मतलब टेबल। सो रिलेशनल डेटा मॉडल में जो भी आपका टेबल होता है, टेबल में जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं वो उस टेबल का क्या दिखाते हैं, कार्डिनलिटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कार्डिनलिटी। सो इस टेबल का कार्डिनलिटी क्या होगा, इस टेबल का कार्डिनलिटी जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज पूछे जाते हैं। आपके डिग्री और कार्डिनलिटी से क्वेश्चन भी बहुत ही आसान बनते हैं बोर्ड में। आपको एक टेबल दे दिया जाएगा ऐसे ही, और आपको पूछ दिया जाएगा कि इस टेबल का डिग्री क्या है और कार्डिनलिटी क्या है। आपको डिग्री के लिए 1 नंबर और दूसरे कार्डिनलिटी के लिए 1 नंबर, 2 नंबर बहुत ही आराम से फ्री फंड के मिल जाते हैं। ठीक है,
अब हम जब भी बात कर रहे होंगे अपने सिलेबस में तो हम रिलेशनल डेटा मॉडल के ही बारे में बात कर रहे होंगे। इसका मतलब जो भी हम डेटा को स्टोर करेंगे वो एक रिलेशन या एक बोले तो एक टेबल फॉर्मेट में ही अपने डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे कुछ हमने प्रॉपर्टी डिफाइन करी। सिमिलरली आपके टपल के बेसिस पे हमने कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करी। उसी तरह हमने स्टेट ऑफ अ रिलेशन के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी। हर एक प्रॉपर्टीज को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी नंबर 1 में, वो है ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज अ यूनिक नेम। हमें पता है कि रिलेशनल डेटा मॉडल में जो भी हमारा डेटा हम स्टोर करेंगे वो एक टेबल फॉर्मेट में करेंगे। टेबल फॉर्मेट में जो भी हमारा एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट बोले तो कॉलम, किसी भी रिलेशन बोले तो टेबल। किसी भी टेबल के अंदर जो कॉलम नेम होगा वो यूनिक होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सेम टेबल के अंदर आप 2 कॉलम का नाम क्या दे दो, सेम दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर दोगे तो वो गलत है। सेकेंड जो है आपका वो है सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज इमैटेरियल। मतलब जो भी आपका जो टेबल है उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स आपने बनाए हैं, जो भी आपने कॉलम बनाए हैं, उसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। ईच टपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ईच टपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। मतलब जो भी हमारा टेबल होता है उसमें हर एक जो टपल होता है, टपल मतलब रो, हर एक जो रो होता है वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये नेम है, ये आपका फॉर एग्जांपल एज है और ये आपका रोल नंबर है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अजय एज 20 और रोल नंबर 1। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक और यहाँ पे रो हो जिसमें सेम इंफॉर्मेशन हो, लाइक अजय 21। बात समझ में आई? तो हर एक जो टपल होता है किसी भी रिलेशनल डेटा मॉडल में, किसी भी टेबल के अंदर जो हर एक टपल होता है वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू रखता है। बात समझ में आई? मतलब सारी वैल्यूज सेम नहीं हो सकती, कोई एक डिफरेंट होगा ही होगा। सीक्वेंस ऑफ अ टपल्स इन अ रिलेशन इज इमैटेरियल। मतलब जो भी आपका टेबल होता है उसमें जो भी आपका टपल का सीक्वेंस है, जो भी रो का सीक्वेंस है, वो मैटर नहीं करता है। ओके, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें पहला है ऑल डेटा वैल्यूज इन अ एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम सेम डोमेन। जो भी हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल में जो भी हमारा रिलेशन होता है, जो भी टेबल होता है, उसकी हर एक एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है, वो एक सेम डोमेन से ही हो सकती है। सेम डोमेन मतलब डोमेन हमने देखा था, अभी हमने देखा डोमेन क्या होता है। डोमेन बोले तो एट्रीब्यूट की ऑल क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उस कॉलम का डोमेन बोलते हैं। और इसके लिए डोमेन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। जो भी आपका टेबल है, टेबल में जो हर एक एट्रीब्यूट्स है, राइट, हर एक कॉलम है, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक बोले तो उस वैल्यूज को हम फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यूज इन वन टपल। आपका रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर जो एक टेबल है, टेबल के हर एक रो में किसी भी एट्रीब्यूट के लिए मल्टीपल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो अ स्पेशल वैल्यू नल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर अननोन और नॉन एप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स। जो हमारा जो टेबल होता है, टेबल में किसी भी कॉलम की अगर हमें वैल्यूज नहीं पता है, किसी भी कॉलम के लिए वैल्यू नहीं पता है, अननोन वैल्यू के लिए हम एक स्पेशल वैल्यू को यूज करते हैं, नल वैल्यू को। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कीज इन रिलेशनल डेटाबेस पढ़ेंगे। वो भी टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो हमने आज पढ़ा है, इसमें भी जो की टर्मिनोलॉजीज थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।